नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं आरपीएफ कांस्टेबल तथा एसआई परीक्षा 2024 के लिए रीजनिंग की एक बेहतरीन क्लास। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 डिस्कस करेंगे। प्यारे दोस्तों, ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट आपको आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए करवाए जा रहे हैं। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो पिछले 5 प्रैक्टिस सेट को भी देखिएगा। वहाँ पर भी हमने रीजनिंग को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। साथियों, बात करते हैं आज की इस क्लास की, तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें 3 शब्द दिए हैं, चाचा, चाची और बहन। इनके बीच का सही वेन आरेख क्या होगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, जिसमें लिखा है फूल का संबंध अगर तितली से है तो गंदगी का संबंध किससे हो जाएगा। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। उससे पहले आपको एक डेटा दिखाना चाहते हैं। आप में से 60% लोग लगभग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, यदि आप क्लास प्रतिदिन देखते हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं है, केवल खट से एक बटन दबानी है और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे क्या होगा, प्रतिदिन जो शाम को क्लास होती है उसकी समय से नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों ने 40% साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सेशन को एक बार से लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देंगे, बता देंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नियमित चलाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है। उत्तर बताइए। कहा गया है नीचे दिए गए प्रश्न में पहले शब्द का दूसरे शब्द से जो संबंध है वही संबंध तीसरे का चौथी से ज्ञात कीजिए। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, लिखा गया है फूल का संबंध अगर तितली से है। क्या लिखा है साथियों, यहाँ पर लिखा है जो फूल है, अगर फूल का संबंध है किससे, तितली से, तो बताना है गंदगी का संबंध किससे हो जाएगा। किसका, गंदगी का संबंध। साथियों, गौर से समझो प्रश्न को। देखो, जब फूल खिलता है तो तितलियां फूल की ओर आकर्षित होती हैं। उसी प्रकार जहां पर गंदगी होती है वहां पर मक्खी आकर्षित होती है। क्या होती है, मक्खी, यानी कि जिसे हम देसी भाषा में अपने माछी कहते हैं। क्या कहते हैं, मक्खी कहते हैं, घरेलू मक्खी। ये मक्खियां वहां पर क्या होती हैं, जहां पर गंदगी होती है वहां पर एकत्रित होती हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा साथियों वो विकल्प नंबर बी बनेगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। उत्तर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। कहा गया है दोस्तों यदि किसी यदि किसी वर्ष लीप वर्ष नहीं है का पहला दिन शुक्रवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। गौर से समझो प्यारे दोस्तों। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ो। बोला है अगर कोई वर्ष है जो कि लीप वर्ष नहीं है उसका पहला दिन क्या है, शुक्रवार है। तो मैं मान लेता हूं कि 1 जनवरी क्या है दोस्तों, 1 जनवरी का दिन की बात आ रही है। तो 1 जनवरी का दिन यदि क्या है हमारा, 1 जनवरी का दिन शुक्रवार है। मैं एक रैंडमली साल को ले रहा हूँ, यहाँ पर किसी प्रॉपर साल को नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बोला है एक ऐसा साल होना चाहिए जो कि लीप वर्ष ना हो। तो मैंने कहा मान लिया 1 जनवरी शुक्रवार है और वो वर्ष कैसा नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। अब हमें इसी में बताना है 31 दिसंबर का दिन क्या होगा। क्या बताना है, 31 दिसंबर का। भैया 31 दिसंबर का दिन क्या होगा, मैंने आपको कई बार बताया है। विद प्रूफ के कहो तो आप इसी बारे क्वेश्चन में बता देंगे। इसी वाले में देखो कैसे होता है साथियों। जब हम 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जाते हैं और वहां पर जाते हैं तो टोटल दिन अगर मैं 1 जनवरी को भी काउंट करूंगा तो दिनों की संख्या जो आएगी वो 365 आएगी। लेकिन मुझे पता है कि प्यारे दोस्तों 1 जनवरी का तो दिन हमें पता चल गया शुक्रवार है। तो अब शेष कितने दिन बचे, तो आप बोलेंगे सर 364 दिन बचे। 364 दिन बचे तो लास्ट 31 दिसंबर तक जाते समय, ठीक है, मैंने 1 जनवरी को छोड़ दिया चूंकि मुझे पता है 1 जनवरी का दिन शुक्रवार है। तो अब 364 दिन बच रहे हैं, चूंकि एक साल में 365 दिन होते हैं जो लीप वर्ष नहीं होता है, ठीक है। तो अब 364 का हम क्या करेंगे, 7 से भाग लगा देंगे। जब 7 से भाग लगाओगे 7 पंचे 35 और 7 दूनी 14, पूरे 52 सप्ताह आ जाएंगे। यानी कि दोस्तों रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। तो प्यारे दोस्तों जो रिमाइंडर आता है वो इसी शुक्रवार में जोड़ देते हैं। भैया शुक्रवार में जब 0 जोड़ेगा तो क्या बचेगा, उत्तर आएगा फिर से शुक्रवार, ठीक है, इस तरह से। तो आप यहां से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी लीप वर्ष में, जो याद रखेंगे, जो एक लीप वर्ष नहीं है, माफी चाहेंगे, जो एक लीप वर्ष नहीं है, जो पहला दिन होगा वही उस साल का अंतिम दिन होगा। मैं कहता हूं प्यारे दोस्तों गौर से समझो, इसको मैं मिटा देता हूं। अब गौर से समझो, मैंने कहा 2001
एक लीप वर्ष नहीं है। अगर इसका पहला दिन शुक्रवार था, क्या था, अगर इसका पहला दिन शुक्रवार था तो 2001 का ही जो अंतिम दिन होगा यानी 31 दिसंबर होगा, जो हमारा 31 दिसंबर होगा वो भी सेम डे ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मुझे पता चला था कि पहला जो 1 जनवरी थी, 1 जनवरी 2001 की शुक्रवार थी, तो शेष दिन तक गए जब हम, तो पता चला 364 दिन आए, और 364 दिन में जब 7 से भाग लगाया तो रिमाइंडर 0 आया। भैया जब रिमाइंडर 0 आएगा, इसी रिमाइंडर में हम जोड़ते हैं दिए गए दिन में रिमाइंडर को, तो क्या आ जाएगा भैया? सेम डे आएगा। तो निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो कोई लीप वर्ष ना हो, जो पहला दिन होगा साल का वही अंतिम दिन होता है। यदि लीप वर्ष हो तो उस साल का जो पहला दिन होगा वो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। मैं कहता हूं 2016, जैसे मैं ले रहा हूं यहां पर रैंडमली 2016 एक चूंकि लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में मैंने कहा 2016 का अगर पहला दिन शुक्रवार है तो इसका जो 31 दिसंबर होगा, इसका जो 31 दिसंबर होगा वो प्यारे दोस्तों शनिवार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा दिन जुड़ जाएगा। आई होप, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप ये क्वेश्चन आई होप अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, यदि समझ रहे हैं तो इसका उत्तर क्या बनेगा? चूंकि लीप वर्ष नहीं है तो सेम डे आ जाएगा जो पहला दिन होगा। इस बात को याद रखेंगे, विकल्प नंबर बी सही है। देखो, समझाने को मैं एक रैंडमली एक लाइन में बता सकता था, लेकिन प्यारे दोस्तों कैसे आता है ये भी बताना जरूरी होता है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों देखो 13, उसके बाद जो माइनस है उसका अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ गुणा है, तो मैंने कहा गुणा रख दो। उसके बाद 3, जहां पर प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है भैया? प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस रख दो। उसके बाद यहाँ पर क्या है? 15 है। गुण, यहाँ पर जो गुणा दे रखा है, गुणा का अर्थ भाग है तो 3 लिख दो। और उसके बाद साथियों भाग का अर्थ क्या है? प्लस है, तो प्लस लिख करके 5 लिख दो। अब बताओ इसका उत्तर क्या होगा? दोस्तों गौर से समझेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे बोर्ड मास, BODMAS। ठीक है, BODMAS ये होता है बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर ब्रैकेट ऑफ तो है नहीं, तो सीधा डिवाइड से करेंगे। 3 पंचे 15, यहाँ पर प्लस का 5 होगा, ये माइनस का 5 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 13 तिया 39। देखो प्लस का 5 माइनस का 5 कट जाएगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा साथियों 39, जो कि विकल्प नंबर 4 में है। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहा गया है निम्नलिखित प्रश्न में कुल कितने त्रिभुज स्थित हैं? प्यारे साथियों, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। देखो साथियों, जब भी आपके सामने एक चतुर्भुज आए और उसके विकर्ण परस्पर काट रहे हों, कुछ इस तरीके से इसके विकर्ण काट रहे हों, तो मैंने आपको बताया है दोस्तों, यदि सुबह की क्लास देखी है तो यहाँ पर क्या करते हैं? रैंडमली नंबर देते हैं 1, 2, 3 और 4। जो हाईएस्ट नंबर होता है उसका 2 गुना कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि टोटल कितने त्रिभुज हैं दोस्त? 8 हैं। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, ऐसे में हमें पता चल जाता है। दोस्तों क्या ऐसे कहीं पर चतुर्भुज हैं? आप बोलेंगे हाँ सर हैं। कौन कौन से हैं? तो देखो प्यारे दोस्तों, एक चतुर्भुज ये है, अगर आप 45 डिग्री घुमा के देखेंगे अपनी मुंडी को, अपनी खोपड़ी को अगर 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये विकर्ण परस्पर काट रहे हैं और ये एक चतुर्भुज है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो क्या करेंगे भाई? ऐसा ही तो है, 1, 2, 3, 4, यहाँ भी 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो इन दोनों से कितने कितने नंबर मिल जाएंगे त्रिभुजों के? इन दोनों से नंबर मिलेंगे साथियों 8 यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद 8 यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, एक ये, 2 ये। तो दोस्तों कितने हो जाएंगे? दोस्तों गौर से समझो, 1, 2 यहाँ से मिल जाएंगे, 2 यहाँ से मिल जाएंगे, तो 4, 8, 8, 16, 4, 20, टोटल 20 त्रिभुज हमें मिल चुके हैं। तो मुझे बताओ क्या साथियों यहाँ पर केवल 20 त्रिभुज ही स्थित हैं? बताइए, क्या यहाँ पर केवल 20 त्रिभुज ही स्थित हैं या इसके अलावा भी हैं? तो आप लोग बोलेंगे सर अभी और हैं। कौन कौन से हैं? तो गौर से समझो, अगर मैं इसे आधार बना देता हूँ, इसे आधार बना देता हूँ, यहाँ पर शीर्ष मान लेता हूँ, तो ये एक देखो विकर्ण जा रहा है 20 से, ये एक 20 से रेखा जा रही है, तो इस कॉर्नर से हमें जो त्रिभुजों की संख्या मिलेगी वो 3 मिल जाएगी। उसके अलावा सेम थिंग यहाँ पर भी लगेगी, इस दिशा में, इस दिशा में भी लगेगी, तो इस कॉर्नर से भी हमें त्रिभुजों की संख्या 3 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी साथियों? 3 मिल जाएगी। तो 3, 3, 6 और जुड़ जाएंगे, 6 और जुड़ जाएंगे। इसके अलावा क्या और कहीं भी त्रिभुज हैं? तो आप बोलेंगे जल्दी से बताओ, क्या और कहीं भी दिखाई दे रहे हैं? इसके अलावा मुझे कुछ त्रिभुज और मिल सकते हैं। कौन कौन से मिल सकते हैं? गौर से समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। वो त्रिभुज ये वाले होंगे। एक त्रिभुज यहाँ से मिलेगा, देखो कहाँ से, ये मैं थोड़ा कलर मोटा कर लेता हूँ पेन का। देखो यहाँ से एक त्रिभुज मिलेगा, ये वाला एक त्रिभुज ये मिल जाएगा, ये बड़ा सा, और इसी के अपोजिट एक ये मिल जाएगा। तो दोस्तों ये 2 हो जाएंगे, तो प्लस में 2 और हो जाएगा, 26, 2, 28।
और साथियों आप कहेंगे इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वहाँ पर 28 त्रिभुज स्थित हैं और एक एक त्रिभुज मैंने आपको काउंट करवाया है। क्या बोलेंगे, ऐसी आकृति जब भी आती है तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी साथियों, 28 होगी। इस बात को याद रखेंगे। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं ताकि पीडीएफ में आप इसको अच्छे से समझ सकें। अगले प्रश्न में आ जाइए। कहा गया है यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेंट को ये लिखा जाता है, एक्सेल को ये लिखा जाता है, तो असेप्ट का कोड क्या होगा। साथियों गौर से समझो। सबसे पहले कौन सा लेटर है, एक शब्द दे रखा है PAIN और T, ये रहा पेंट। पेंट को क्या लिखा गया है दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे, लिखा है 74, 74 के बाद में 128, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद कोड किसका बताना है, अभी नहीं, अभी एक और कोडिंग दी गई है। वो कोडिंग क्या है, एक्सेल की, EX और उसके बाद क्या है CEL, ये हो जाएगा हमारा एक्सेल। एक्सेल की कोडिंग साथियों कितनी है, तो बोलेंगे यहाँ पर साथियों 93 और 596, 5 एक मिनट 935, एक मिनट यार 9359 9 और 6, इस तरह से दी गई है। इसके बाद अब पूछना है हमें पूछना है असेप्ट का कोड किसका, ACCE और P और T, इस तरह से असेप्ट का कोड बताना है। तो साथियों इसमें गौर से समझेंगे लॉजिक क्या है। लॉजिक भाई वही है जो सामने सामने लेटर दे रखे हैं वही लेटर यहाँ पर रख दो। देखो कैसे, P के सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 7, A के सामने 4 हो जाएगा, I के सामने 1 हो जाएगा, N के सामने 2 और T के सामने 8, E के सामने 9 हो जाएगा, X के सामने 3 हो जाएगा साथियों, C के सामने 5 हो जाएगा, E के सामने फिर से 9 हो जाएगा और L के सामने 6। जो जिसके साथ रखा है सामने रखा गया है उसी को वैसे ही रख दो। जैसे A के सामने मैंने क्या देखा था भाई, 4 देखा था, तो 4 से शुरुआत होनी चाहिए विकल्प की, और 4 से शुरुआत होगी तो ये गलत, ये गलत और ये गलत, तीनों ऑप्शन गलत हो गए हैं। एक ऑप्शन बच रहा है A नंबर का, इसका सही उत्तर हो सकता है। आगे चेक करो, C के सामने क्या होना चाहिए भाई, अभी C का कोड देखा था हमने 5, क्या देखा था, ये देखो यहाँ पर C का कोड 5 था, तो डबल C है तो 55 आ जाएगा। उसके बाद E के सामने हमने 9 देखा था, क्या देखा था, E के सामने गौर से देखेंगे यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो 9 रख देंगे यहाँ पर, ठीक है, 4559, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा P के सामने हमने देखा था 7 को और T के सामने देखा था 8 को, तो 7 और 8, एक मिनट क्या हो जाएगा, 7 और 8 यहाँ पर हो जाएंगे। तो इसी तरह से उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 1, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। कहा गया है दोस्तों हमसे, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों के बीच में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो दोस्तों एक शब्द लिखा है क्रीडेंटल, क्या लिखा है क्रीडेंटल, तो हम इसको लिखते हैं CRE, CRE। उसके अलावा क्या है DEN, DEN TIAL, ये रहा क्रीडेंटल, ठीक है। इनके बीच में हमें क्या बताना है, अक्षर युग्म बताने हैं। क्या बताने हैं साथियों, अक्षर युग्म। चलिए गिनते हैं, C से शुरू करते हैं, C के बाद D और E, देखो एक पेयर मिलेगा C, D के बाद E, मतलब हम यहाँ पर लिख लेंगे C और E का एक पेयर मिल चुका है, एक अक्षर युग्म मिल चुका है, ठीक है। C के बाद क्या हुआ D E F G H I J K L, कोई L का एक पेयर मिल जाएगा। देखो C के बाद D E F G H I J K L, तो C और L का एक और मिल जाएगा लास्ट तक, ठीक है। CL हम यहाँ पर रख देंगे, CL का पेयर मिला है। R से चेक करोगे, R से करोगे तो देखो R के बाद S T U V W X Y Z, इस तरह से नहीं मिलेगा। R के बाद S फिर नहीं मिलेगा। E से चेक करो, E के बाद F G H I J K L, तो गौर से देखियो साथियों, यहाँ पर E के बाद F G H I J K L, तो E से L का एक पेयर मिलेगा, E से L का मिलेगा, तो मैंने कहा E और L को एक बार रख दो। उसके बाद D से, D के बाद E, एक पेयर ये मिल गया, ठीक है। D के बाद E का एक पेयर ये मिल गया है और D के बाद E का पीछे भी एक पेयर मिल गया है, तो D और E का 2 पेयर मिले हैं आगे पीछे। इसके बाद D के बाद E F G H I J, एक बार फिर से देख लो, D के बाद E F G H I J। दोस्तों D के बाद E के हमें 2 पेयर मिले थे, कौन कौन से, एक बार फिर से मिटा के बताते हैं, D और E ये और D और E ये। तो मैं अब यहाँ पर D E के फिर से 2 पेयर रख देता हूँ, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। इसके अलावा E से चेक करते हैं, E के बाद F G H I J, कोई पेयर नहीं है। E के बाद F G H I, कोई पेयर नहीं है, ठीक है। N से चेक करो, N के बाद O P Q R नहीं है, N के बाद O P Q R, तो दोस्तों यहाँ पर गौर से देखिए, N से R का एक पेयर मिल गया है, N से R का मिला है, तो N R हम यहाँ पर रख देंगे। साथियों देखो यहाँ पर टोटल अक्षर युग्म कितने मिल चुके हैं, आप बोलेंगे सर एक ये हो गया, 2 3 4 5 और 6, देखो भाई 6 मिल चुके हैं, तो 5 से अधिक ऑप्शन नंबर ई दिया गया है, इसी को लगा देंगे। अब आगे चेक नहीं करेंगे, आगे चेक करोगे हो सकता है 1 2 और मिल जाएं, ठीक है।
आगे चेक करोगे तो मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम इतने से ही काम चला लेंगे, चूंकि 6 मिल चुके हैं, 5 से अधिक का ऑप्शन दे रखा है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाइए। कहा गया है उस वेन आरेख की पहचान कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। बहन, आंट, अंकल, यानी कि बहन है, आंटी है और अंकल है, यानी कि बहन, चाचा और चाची, जो हमने फ्रंट में देखा था। देखो गौर से समझो प्यारे दोस्तों, एक आरेख बनाएंगे जो हमारा सिस्टर को डिनोट करेगा। किसको? सिस्टर को। इसके अलावा याद रखेंगे एक आरेख और बनेगा जो सिस्टर का ही कुछ पार्ट कट करेगा। सिस्टर में याद रखेंगे कई ऐसी बहनें होती हैं जो ससुराल में जाकर के क्या बन जाती हैं? आंटी बन जाती हैं। तो ये आंट के लिए हो जाएगा। चूंकि देखो यहाँ पर 2 महिलाएं हैं तो भैया अंकल एक मेल है, अंकल अगर मेल हैं तो अंकल यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। कुछ इस तरीके का आंसर होना चाहिए, 2 क्रॉस करना चाहिए, एक अलग से होना चाहिए, और ऐसा मिलेगा आपको विकल्प नंबर 1 में। ठीक है दोस्त, याद रखेंगे 2 क्रॉस कर रहे हैं जबकि एक अलग है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आई होप इस प्रश्न को भी आप अच्छे से समझे होंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया है एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां को नीचे दर्शाया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो डॉलर वाले फलक के सामने होगा। डॉलर का विपरीत ज्ञात करना है साथियों, ये रहा डॉलर, इनका हमें विपरीत ज्ञात करना है। तो गौर से समझो, कल वाले लॉजिक से या आज सुबह की क्लास में शायद मैंने ये लॉजिक बताया था, जो भी संख्या विपरीत पूछी जाएगी तो वो साथ में नहीं दिखती है, क्योंकि पासे का एक नियम होता है, जो आपका अपोजिट होता है, जो संख्याएं विपरीत होती हैं वो तो ना तो एक साथ कभी छिप सकती हैं ना ही एक साथ कभी दिख सकती हैं। तो जैसे मुझसे डॉलर का विपरीत पूछा है, तो डॉलर के विपरीत में ये ओ दिख रहा है, नहीं बनेगा। हैशटैग होगा, दिख रहा है, नहीं बनेगा, तो हैशटैग को मैंने काट दिया, नहीं बन रहा। कॉपीराइट डॉलर के साथ में दिख रहा है, ये भी नहीं बनेगा, कॉपीराइट को भी काट दो। और डॉलर के साथ में ये एंड भी दिख रहा है और एंड भी दिख रहा है, तो इसको भी काट दो। अब भैया ये यूरो का चिन्ह बच रहा है, यही चिन्ह हमारा होगा डॉलर के अपोजिट। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। ये तो रही शॉर्ट ट्रिक, ये शॉर्ट ट्रिक है करने की। इसके अलावा कैसे कर सकते हैं, चेक करते हैं। तो गौर से देखो, यहाँ पर अगर देखेंगे पहले और दूसरे में, दूसरे नंबर में हैशटैग और ओ, और पहले नंबर में भी हैशटैग ओ आपस में साथ में है, तो भैया बचा हुआ आपस में हमेशा अपोजिट होता है, तो यूरो डॉलर के अपोजिट हो जाएगा। फिर से विकल्प नंबर 3 ही हमारा सही उत्तर होगा। चाहो तो आप शॉर्ट ट्रिक से कर लो, चाहो आप ऐसे कर लो। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाइए। अगले प्रश्न में आते हैं। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 9 एक बेहतरीन सा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, कथन और धारणा से संबंधित। बोला है अपने कीमती सामान को अलमारी में बंद कर दो, अपने कीमती सामान को अलमारी में बंद कर दो और सबको सज्जन कहो। अलमारी में बंद कर दो और सभी को क्या कहो? सज्जन कहो, यानी कि अच्छा व्यक्ति कहो। तो सज्जन मतलब सतजन, सत्य बोलने वाला व्यक्ति, या सज्जन ऐसे बनता है, ये तो संधि विच्छेद में शायद आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी अपने कीमती सामान को कहाँ पर रख दें? अलमारी में, और सभी को सज्जन कहें। तो धारणा निकल के आई 1। धारणा नंबर 1 में कहा गया है अलमारी में बंद मूल्यवान वस्तुएं चोरी नहीं की जा सकती हैं। भाई कह रहा है अलमारी में जो बंद मूल्यवान वस्तुएं हैं वो चोरी नहीं की जा सकती हैं। ये क्या धारणा हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। कैसे? भैया सबको सज्जन कहने का मतलब है सभी ईमानदार हैं, और सभी ईमानदार हैं तो मैंने कहा क्यों है ईमानदार? क्योंकि अपने कीमती सामान को मैंने अलमारी में रख दिया, और अलमारी में जब बंद कर दिया तो जो मूल्यवान वस्तु है वो कोई चोरी नहीं करेगा, और जब चोरी ही नहीं कर पाएगा तो सारे के सारे हमारे नज़र में कैसे हो जाएंगे? सज्जन हो जाएंगे। तो पहला वाला बिल्कुल सही है, अलमारी में सामान मूल्यवान वस्तुएं चोरी नहीं की जा सकती है, ये सत्य बात है। धारणा नंबर 2 कह रहा है चोरी करना एक अपराध है। ये एक महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। देखो दोस्तों, अब आप यहाँ पर रिलेट कर जाओगे इमोशनली रिलेट करने का मतलब है आप जिंदगी से जोड़ के समझोगे। देखो भाई, वैसे तो कोटेशन लिखी होती है स्कूलों में, कहीं बाजारों में, कहीं दीवारों पे कि चोरी करना अपराध है, पानी बचाओ, ऐसे करके जो कोटेशन होती हैं वो सही होती हैं। लेकिन दोस्तों जब कथन और धारणा की बात आती है तो चोरी करना एक अपराध है ऐसी कोई भी जानकारी हमारा कथन हमें नहीं दे रहा है, और जब ऐसी कोई जानकारी कथन नहीं दे रहा है तो ये वाली जो धारणा होगी वो गलत होगी, बिल्कुल से गलत होगी। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन निकलेगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यदि केवल एक धारणा निकलती हो। एक ही धारणा है, इस बात को याद रखेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 याद रखा जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाइए। 10 नंबर का प्रश्न कहा गया है, बोला है निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में लुप्त अंक ज्ञात करो। 1 3 5 7 और अगली वाली क्या हो जाएगी? भाई तो ये तो बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। 1 3 5 7 अगली वाली 9 हो जाएगी, क्योंकि विषम संख्याओं का पेयर चल रहा है, और विषम संख्याओं का चल रहा है तो उत्तर आ जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1। ये साधारण प्रश्न था, ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में देखे जा सकते हैं। अगले प्रश्न में आओ। कहा गया है निम्नलिखित प्रश्न में सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए।
यहाँ पर हमें दर्पण प्रतिबिंब फाइंड आउट करना है। तो एक बात याद रखो, दर्पण में जो वस्तु नज़दीक होगी वो हमेशा नज़दीक ही दिखाई देगी। और एक चीज़ से हम ज्ञात कर सकते हैं दर्पण प्रतिबिंब कैसे, ये लास्ट में जो सर्कल लगा है, ये सर्कल लास्ट वाला दूर की दिशा में बनेगा और कैसा है, डार्क है। तो दोस्तों यहाँ पर सर्कल खाली है, इनमें सर्कल है ही नहीं, यहाँ भी सर्कल नहीं है। तो मैंने कहा ए गलत है, सी गलत है और डी गलत है। उत्तर क्या बन जाएगा, बी नंबर का विकल्प। ऐसे सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो मैं आपको एक एक करके सॉल्व करके बता सकता हूँ। देखो मेरा काम है पूरी तरह से बताना, तो गौर से समझो प्यारे दोस्तों। सबसे पहले 2 तीर ऐसे आएंगे, ठीक है, इस तरह से, और उसमें एक लाइन इस तरीके की जुड़ी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन है और एक सर्कल है जो कि कटा हुआ है। कैसा है, कट करता हुआ बन रहा है, इस बात को याद रखेंगे। कट करता हुआ बन रहा है, तो ये आपका यहीं पर मिलेगा विकल्प नंबर बी में, ऐसी आकृति सेम टू सेम, बाद बाकी कहीं पर भी नहीं है, यही उत्तर बनेगा। और साथियों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो चैनल को एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, 60% साथी ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं है, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है आप लोग लाइक शेयर कर देंगे, ठीक है। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट यहाँ पर चल रहे हैं। चलिए दोस्तों विदा लेते हैं आपसे, खुश रहना, मस्त रहना, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल भी रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।